रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ अपनी ओरिएंटेशन क्लास का आगाज़ करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है फोर्स, वर्क और एनर्जी। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम डिफरेंट चीज़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक कुव्वत हमें लगानी पड़ती है। इसी तरह हम चीज़ों को मूव करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर किसी चीज़ को हरकत देनी है तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों, हमने किसी चीज़ को स्टॉप करना है, रोकना है, तो उसके लिए भी हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्स यानी कि कुव्वत हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम मल्टीपल मेथड में इस फोर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने अपनी फिंगर्स की मूवमेंट करनी है, तो इसके लिए भी मुझे एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिखना है कुछ, तो मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने कोई काम करना है यानी वर्क करना है, तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि फोर्स हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट जुज है, और ये जुज हम उस वक्त बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हों। तो आइए हम इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर एक नए रुख से फोर्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, और अपनी इस फोर्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करके हम आइंदा आने वाली रेगुलर क्लासेस के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकेंगे। जब तक हमारी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ओरिएंटेशन क्लासेस का मकसद बेसिकली आपकी बेस को, आपकी साख्त को मजबूत करना है, ताकि हम फिजिक्स के साथ जुड़ सकें और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकें। तो आइए बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि नाम से फोर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। Force is push or pull on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलना, यह फोर्स कहलाता है। हम इसको कुव्वत कहते हैं। इसके नतीजे में होगा क्या कि बॉडी की स्टेट में चेंज आ जाएगी, और इट कैन मूव्स अ बॉडी। किसी भी बॉडी को रेस्ट हालत से मोशन की हालत में ये फोर्स ला सकती है, या ये किसी भी बॉडी की मोशन की हालत को स्टॉप करके रेस्ट के अंदर लेके आ सकती है। तो इट कैन मूव अ बॉडी और ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि इट कैन move a body or it can stop a moving body। हरकत करते हुए अजसाम को रोकने के लिए और रुके हुए जिस्म को हरकत देने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स के नतीजे में चीजें हरकत करने लगी थी। आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बच्चा है जो एक गार्डन से कुछ सब्जी जो है वो लेने गया। उसने उस सब्जी को उठाया और उस सब्जी को एक ठेले के ऊपर जो है वो रख दिया। देखा कि उस की फोर्स की वजह से वो सब्जी जो है वो उठाई गई, और जैसे ही ठेले के ऊपर रखी तो उस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ठेला जो है वो टूट जाता है। वो इससे बेहतर ठेला लेके आता है और उसको इसके करीब लाकर खड़ा कर देता है, यानी उसने इस ठेले को रेस्ट हालत में लाकर खड़ा कर दिया। अब फोर्स की एबिलिटी देखिएगा, जैसे ही वो इस सब्जी को उठाकर उस ठेले पर रखता है तो क्या होता है, इस फोर्स की वजह से वो ठेला मूव करने लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है। फिर क्या होता है, यह ठेला मूव करते करते एक पत्थर के ऊपर से
मूव करता है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। अब ये स्पीड तेज हो जाती है तो ये बच्चा पीछे भागता है और भागते भागते उस मूविंग थैले को रोकने की कोशिश करता है, उसकी हरकत को साकत बनाने की कोशिश करता है, तो उसे अगेन एक फोर्स जो है उसके ऊपर लगानी पड़ती है। इस एग्जाम्पल से हमें ये शो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रोकना है तब भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने हरकत देनी है तब भी आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी फोर्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरकत और किसी भी ऑब्जेक्ट के साकन करने के लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम इस फोर्स की मदद से किसी फोर्स, इस फुटबॉल की एग्जांपल लीजिए कि इस फुटबॉल के ऊपर जैसे ही उसने फोर्स अप्लाई की, ना सिर्फ इस फुटबॉल की वेलोसिटी में इंक्रीज आया बल्कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो गई। फुटबॉल को किक करने के बाद वो जाकर एक दरख्त के साथ कोलाइड करता है, वहां से कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन को पलट लेता है यानी चेंज करता है, तो एक दूसरे दरख्त से टकराने के बाद वो आकर ठेले से जब टकराता है तो ठेला स्पीड अप हो जाता है। फोर्स का यह भी एक इंपॉर्टेंट अमल है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाए तो उसकी स्पीड के अंदर चेंज आ सकती है, या उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड जो है यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इस फोर्स के बारे में लिखते हैं कि जो हमें यहां से पता चले कि फोर्स क्या कर सकती है। तो हम कहते हैं कि फोर्स नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ बॉडी, किसी भी बॉडी को फोर्स मूव कर सकती है। नंबर 2, फोर्स कैन stop a body. Number 3, force can speed up a body. किसी भी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर सकती है। नंबर 4, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन, हरकत की डायरेक्शन को चेंज वो भी स्पीड कर सकती है, यानी स्पीड इतने सारे काम जो है वो कर सकती है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक 2 बहन भाई हैं, उनको एक टास्क दिया गया कि आपने गार्डन को साफ करना है, गार्डन के अंदर से सारे के सारे पत्थरों को हटाना है। तो जैसे ही ये बच्चा इस पत्थर के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन पत्थर जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। पत्थर जब जगह चेंज नहीं कर रहा, इट मीन्स टू से कि ऐसे लग रहा है जैसे फोर्स किसी भी बॉडी को मूव नहीं करवा सकती। तो यहां पे थक कर ये बैठ जाता है और अपनी सिस्टर से डिस्कस करता है कि मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा। तो वो इसको रिप्लाई करती है कि वाई यू कैन नॉट डू दिस, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो वहां से ये रिप्लाई करता है कि आई थिंक सो आई हैव नो एबिलिटी टू मूव इट, कि मैं इस पत्थर को हटाने की एबिलिटी नहीं रखता, इसको डिस्प्लेसमेंट देने की एबिलिटी नहीं रखता। जब वो अब इसको डिस्प्लेसमेंट देने की एबिलिटी नहीं होगी तो इससे कोई वर्क हासिल नहीं होगा, यानी वर्क डन 0 कंसिडर हो जाएगा। तो आइए हम वर्क डन को पहचानते हैं कि वर्क डन क्या है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर दे, क्योंकि जब भी मोशन आएगी, हमने यहां पे लिखा कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी, जब मोशन आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम वर्क डन कहेंगे। यानी यहां से हमें फोर्स में से एक नई क्वांटिटी जो है वो मिल गई, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो मूव करने लग जाए, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये हमारे आज के आर्टिकल का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
वर्क. Work is defined as the product of force and displacement is known as work. और वर्क को हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. यानी जब आप फोर्स लगाएंगे तो आपकी लगाई जाने वाली फोर्स जाया नहीं जाएगी. जब वो बॉडी मूव करेगी तो आपकी लगाई जाने वाली फोर्स एक्चुअली में वर्क डन कर रही होगी. तो ये वर्क डन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डिस्कशन का. तो वर्क कौन सी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि आप वर्क किसी भी सिम्मत में कर सकते हैं. मतलब आप फोर्स किसी भी सिम्मत में लगाएं और उस जिस सिम्मत में भी डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो फोर्स कहलाएगा. यहां पे बेटे एक बात बहुत गौर से समझने की है कि हमारी लगाई गई फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करवा देती है तो हमारी लगाई गई फोर्स ने एक्चुअली में वर्क डन कर दिया. अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, लेकिन फोर्स तो लग रही है, वर्क डन जीरो होगा. मीन्स टू से कि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं. इसलिए अगर अदरवाइज हम क्या कहते कि हमेशा फोर्स लगने से वर्क डन होना है तो हम सिर्फ वर्क को डिस्कस कर लेते, फोर्स को कभी भी डिस्कस ना करते. लेकिन यहां पे दोनों टर्म को डिस्कस करने का बेसिकली मकसद यह था कि जरूरी नहीं है कि हर दफा फोर्स लगने से वर्क डन हो. बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पर फोर्स लगने से आप चीजों की शेप में चेंज कर लेते हैं, लेकिन फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा होता तो उस सूरत में वर्क डन नहीं हो रहा. अगर शेप चेंज हो गई तो आप उस सूरत में भी कहेंगे कि वर्क डन होगा, और वो चीज मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होगा. यहां पर एक चीज कंफर्म है कि अगर मैं इस दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दूं, ये दीवार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करेगी. मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जीरो कंसिडर होगी. जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही इस धक्का लगाता है इस दीवार को, तो उस दीवार को धक्का लगाने से क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर होता है और वो रोल होते होते आगे की तरफ जा रहा है. ये इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से ये काम कर रही है. फोर्स और वर्क डन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं, ये चीज हमें यहां पर समझ आ जाती है. अब बच्चों एक और एग्जांपल इस से आगे करते हैं कि वर्क डन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको मेजर किस में किया जाता है. वर्क डन को हम ड्राइव यूनिट, इसका वैसे यूनिट बनेगा ड्राइव यूनिट न्यूटन मीटर, या इसको शॉर्टकट करके इसको जूल के अंदर भी मेजर किया जाएगा. तो हम इसको लिखते हैं कि इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट SI unit is जूल, और इसका सिंबल है कैपिटल J. 1 जूल वर्क तब होगा अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दें, तो उस वक्त आपने जितना वर्क किया डेट इज इक्वल टू 1 जूल, वो 1 जूल के बराबर आ जाएगा. अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि वो पत्थर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वर्क डन जीरो हो रहा है. तो हम वर्क डन जीरो पहचान कर इस बच्चे से पूछते हैं कि क्यों वर्क नहीं हो रहा. वो कहता है कि आई हैव नो एबिलिटी टू डू वर्क. क्या उसने लाइन बोली कि मेरे पास वर्क करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा. तो हम इसकी इस लाइन को कैप्चर कर लेते हैं, इस लाइन को पकड़ लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं कि ये क्या बोलता है. कहता है कि आई हैव नो एबिलिटी
टू डू वर्क। बच्चों इस लाइन से एक चीज अखज कर लेते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के पास या जिस बॉडी के पास वर्क डन करने की एबिलिटी ना हो वो कभी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवा सकती, या जिस बॉडी से डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो रहा हो हम कह सकते हैं उसके पास वर्क डन करने की एबिलिटी नहीं है। तो इस चीज से ही हमने एक्चुअली में तीसरी डेफिनेशन अखज की जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी की वर्क डन करने की जो एबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब है कि इस बच्चे ने अगर वर्क डन नहीं किया, इसके पास एबिलिटी नहीं थी, तो एक्चुअली में इसके पास एनर्जी नहीं थी। एनर्जी ना होने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवा सका, इसके पास इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं थी, दैट्स वाई इसकी एबिलिटी नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है वर्क डन करने के लिए, तो इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया पत्थर ने। तो हम इससे एक नई डेफिनेशन यहां से निकालते हैं। ये चीजें कितनी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है हमें यहां से समझ आना शुरू हो जाता। फोर्स लगती है, बॉडी मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो वर्क हो जाता है, और वर्क उसी वक्त होता है जब किसी बॉडी के पास वर्क डन करने की एबिलिटी होती है, यानी एनर्जी होती है। जब तक किसी बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी बॉडी कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो हम इसी से लिखते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी की डेफिनेशन में एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क is known as energy। फिर ये दोनों बहन भाई डिस्कस करते हैं क्या गाड़ियों को मूव करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो डेफिनेटली उनके अंदर पेट्रोल या गैस डाला जाता है जिसकी वजह से गाड़ियां हरकत करती हैं। इसका मतलब है कि वो पेट्रोल या गैस जो है उसके बगैर गाड़ियां कभी हरकत नहीं कर पाती, उनको भी एक एनर्जी की जरूरत है। तो यहां से एक लाइन निकाल लेते हैं कि किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए एनर्जी मस्ट रिक्वायर्ड। जब तक किसी चीज की मूवमेंट नहीं होगी हम कहेंगे उसके पास एनर्जी नहीं है, और जब किसी बॉडी ने मूव करना होगा इट मस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको एक एनर्जी की लाजमन जरूरत पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग या एवरी बॉडी दैट कैन रोटेट और मूव that can move have some kind of energy। ये तो था उन चीजों के लिए जो मोशन करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम मोशन वाली चीजों को ही डिस्कस करें। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, हम एनर्जी को स्टोर भी करवा सकते हैं। यानी जब हम किसी भी गाड़ी के अंदर पेट्रोल या गैस को फिल करते हैं तो एक्चुअली में हम एनर्जी को उसके गैस या पेट्रोल वाली टैंकी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, एनर्जी की शक्ल एक स्टोर कर रहे हैं। तो एनर्जी कैन बी स्टोर इन एनी फॉर्म, एनर्जी किसी भी शक्ल के अंदर जो है वो स्टोर भी की जा सकती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये गाड़ियां फिर मूव भी कर सकती हैं। तो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो एनर्जी के रिलेटेड थी। एनर्जी कैन आल्सो बी मेजर्ड, एनर्जी को हम मेजर भी कर सकते हैं। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए हम वही यूनिट इस्तेमाल करेंगे जो बेटे हम वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जूल। तो हम कहेंगे कि एनर्जी SI यूनिट is SI unit same as work
इट इज जूल, ये जूल। और इसके अंदर भी हम यही कहेंगे कि 1 जूल एनर्जी वो होगी व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन दैट बॉडी हैव एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। तो हम कहेंगे उस बॉडी के पास 1 जूल एनर्जी जो है वो मौजूद है। ये तो था बेटे एनर्जी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि एनर्जी किस किस किस्म की होती है। अब एनर्जी के डिफरेंट काइंड्स के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारी एनर्जी की किस्में जो हैं वो नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्हीं बातों को डिस्कस करते हुए देखें तो हमारी लाइट, ये जो कमरे के अंदर चल रही है या आपके कमरे के अंदर भी चल रही होगी, तो ये लाइट कहां से आ रही है? बल्ब से। और बल्ब के अंदर कौन सी एनर्जी आप देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी हैव डिफरेंट फॉर्म्स, उनमें से एक फॉर्म जो है एनर्जी की ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। इसके अलावा हम अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा तो हमारे पास कुछ और किस्में भी एनर्जी की हैं, जिसके अंदर कि अगर हम हाथ जो है वो सेक रहे हैं सर्दियों के अंदर किसी भी लकड़ी को जलाकर, तो लकड़ी को जलाने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हीट एनर्जी है, यानी हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर इसी तरह से अगर हम किसी टेबल को पुश करके आगे की तरफ कमरे के अंदर धकेलते हैं तो उस टेबल को पुश करने के लिए हमारे मसल्स के पास जो एनर्जी स्टोर थी वो यूज हो गई, तो उसको हम मस्कुलर एनर्जी का नाम दे देंगे। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका हम नाम लेते हैं कि सूरज से आने वाली लाइट जो हम तक पहुंचती है वो चूंकि सूरज से एनर्जी लेकर हमारे पास आ रही है, तो हम सूरज के रेफरेंस से इसका नाम रख देते हैं सोलर एनर्जी। इसी तरह से पानी जो हरकत कर रहा है, मूव कर रहा, आगे की तरफ चलता है, और वो पानी जो है उसके ऊपर कोई भी चीज आप रख देंगे वो मूव करेगी, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो मूविंग वाटर, चूंकि ये वाटर के पास एनर्जी है और एनर्जी की काइनेटिक फॉर्म इसके पास मौजूद है, तो पानी की वजह से हाइड्रल एनर्जी का नाम जो है हम दे देते हैं, क्योंकि पानी को हम हाइड्रो कहते हैं, इस वजह से इस एनर्जी का नाम हम हाइड्रल एनर्जी रख देते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि जैसे ये विंड मिल्स चल रही हैं, इन विंड माइल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती हुई नजर आती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली में एयर के ब्लो की वजह से ये विंड मिल्स चलती हैं, और इन विंड मिल्स के चलने से विंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि हवा के पास भी एनर्जी होती है। एनर्जी हैविंग डिफरेंट काइंड्स और अ लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट अराउंड अस। अगर हम गौर करना शुरू करें तो हमें हर मूवमेंट पे एनर्जी दिखाई देगी। एनर्जी के बगैर ना हम मूव कर सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, ना हम उठ सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, इवन दैट कि हम अपनी लाइफ का कोई भी काम बगैर एनर्जी के नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ये था बेटे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वर्क और एनर्जी आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, और आज हमने सीखा कि वर्क में से एनर्जी की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं और किस तरह से वर्क एनर्जी के साथ इंटरलिंक्ड है। लास्ट पे एक बात आपको बताता चलूं कि एनर्जी की बेशुमार इकसाम होने के बावजूद कभी भी आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखेंगे। इस कायनात में जितनी एनर्जी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा बना दी थी अभी तक उतनी ही मौजूद है। हाँ, उसके रिसोर्सेज हम डिफरेंस तलाश करते हैं, लेकिन एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइकिल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल, ये हाइट गेन कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जैसे ये हाइट पर पहुंचेगा तो इस बंदे की सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी एंड इट कन्वर्ट इनटू द, इसकी मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बाईसाइकिल। लेकिन जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा इसको कोई वर्क नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई मस्कुलर एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो स्टोरेज एनर्जी कैन स्टोर, मैं पहले बता चुका हूं। तो वो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो बाईसाइकिल जो है वो आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगा।
यहां से हमें समझ आती है कि एनर्जी कभी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए ज़ाया नहीं होती, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। बेटे ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसी वजह से कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा होल्ड करता है। यहां तक हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इन तीनों बातों की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अभी ये सारी की सारी बेस हैं, इंशाल्लाह एनर्जी के डिटेल लेक्चर के अंदर हम इनको डिटेल से देखेंगे कि एनर्जी की कैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर कन्वर्जन होती है और टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। होप सो यू एंजॉय दिस, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगले ओरिएंटेशन लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।